कुंवर रेवती रमन। उन्होंने संघर्ष मेरा किया। सवाल छोटा सा, अगला चुनाव संदीप पटेल करछना से लड़ेंगे या जो है मेजा से? ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। कांसी राम के नाम पर आपने स्मृति द्वार बनाया और जो है दलित बस्तियों की सड़कें नहीं बनी, ऐसा कहा जाता है। नहीं, जो कहने वाले लोग हैं वो गलत हैं। नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि बन करके जनता के सवाल को जनप्रतिनिधियों से जो है पूछते हैं। आज हमारे साथ इसी क्रम में मेजा के युवा विधायक संदीप सिंह पटेल जी हैं और संदीप सिंह पटेल जी से हम बातचीत करेंगे कि मेजा में वो विधायक बने, मेजा के लिए उन्होंने क्या किया, आगे की राजनीति क्या होगी, और बहुत कुछ सुनने में आ रहा, मेजा या करछना, बहुत ढेर सारे सवाल हैं मेरे पास। तो देर ना करते हुए आइए हम विधायक जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। विधायक जी, आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर स्वागत है और अच्छा लगता है कि समय आप देते हैं, मिल जाते हैं सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, पीडीए का नारा दे रही है और पीडीए के बल पे 2024 में लोकसभा में उसको सफलता भी मिली है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या 2027 विधानसभा में पीडीए चल पाएगा और पीडीए है क्या, जरा स्पष्ट बताइए। भाजपा भी तो कहती है हम भी पीडीए, हमारा पीडीए असला पीडीए है। पीडीए के जो बड़े बड़े दल हैं, निषाद पार्टी हो या ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो या अपना दल यस हो या जयंत चौधरी के आरएलडी हो, ये तो सब भाजपा के साथ है। फिर सपा का पीडीए क्या है? हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीढ़ियों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। जो पीड़ित है वो पीढ़ी है, शोषित है पीढ़ी है। और सबसे बड़ी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीढ़ी है उसको ये पता है कि अखिलेश जी के हम पीढ़ी में आते हैं। अच्छा। और माननीय अखिलेश जी ने लगातार चैनलों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इस बात को स्पष्ट किया। पीडीए के बारे में स्पष्ट उन्होंने क्लियर कर दिया। रही बात जिन आप नेताओं की बात करते हैं, इस समाज का दुर्भाग्य है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दल बना करके दल की बात, समाज की बात तो करते हैं, लेकिन जब समाज के सवालों पर लड़ने की बात आती है तो उस पर सिर्फ एक पार्टी दिखाई पड़ती है, समाजवादी पार्टी। आप आरक्षण का सवाल उठाकर देख लो, जाति जनगणना का सवाल उठाकर देख लो, संविधान बचाने का सवाल उठाकर देख लो। आज जो संविधान से लेकर के गांव के गरीब तक, खासतौर से बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक या अन्य शोषित वर्ग की जो जरूरत है, अगर उस पर कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी। सिर्फ कह देने से, जैसे मैं संदीप पटेल हूं, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, लेकिन आरक्षण का सवाल खड़ा हो और मैं आरक्षण के खिलाफ रहूं तो मैं पीडीए कैसे कहला सकता हूं? नहीं कहला सकता हूं। तो कौन से बीजेपी के सहयोगी आरक्षण के खिलाफ? वो भाजपा तो खुद कहती है कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कैसे लगता है सपा को कि भाजपा आरक्षण खत्म कर रही है? आपने लगातार कई सालों से, डबल इंजन की सरकार है, आउटसोर्सिंग क्या है, संविदा क्या है, ये व्यवस्था किस लिए लाई गई? आरक्षण खत्म करने के लिए। सरकारी कंपनियों को प्राइवेट लोगों को बेचा गया आरक्षण को खत्म करने के लिए। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसीलिए इस बात को जोरदारी से उठाया कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण लागू कर दिया जाए, निजी संस्थानों में आरक्षण लागू कर दिया जाए। तो जब आप सभी संस्थानों में आरक्षण लागू कर देंगे तो निश्चित रूप से ये जो आरक्षण का झगड़ा है ये खत्म हो जाएगा। आप देखिए, अभी जब आरक्षण की बात उठती है, हम लोग छत्रपति साहू जी महाराजा की जयंती पर इकट्ठा हुए। एक बात बहुत मजबूती से कहने का मन करता है कि उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, साहू जी महाराज ने, लेकिन श्रद्धेय नेताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, आरक्षण का जब सवाल खड़ा हुआ तो श्रद्धेय नेताजी ने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया। शिक्षण संस्थानों में क्यों आरक्षण लागू किया? उन्हें पता था कि अगर हमारा नौजवान, गांव का गरीब किसान का लड़का अगर शिक्षित नहीं होगा, अच्छे विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहेगा। उन्होंने आरक्षण लागू किया। उन्होंने पंचायत में आरक्षण लागू किया। पंचायत में क्यों आरक्षण लागू? पंचायत में तो आरक्षण जब पंचायती राज एक्ट 1991 में बना था तभी से। नहीं, आप इसको पुरजोर, पूरी ताकत से आज गांव के अंदर आरक्षण तो पूरे देश के अंदर है। मध्य प्रदेश में आरक्षण की क्या हालत है, अन्य प्रदेशों में आरक्षण की क्या हालत है। अगर आरक्षण वास्तव में कहीं दिखाई पड़ता है तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी के बाद, या समाजवादी पार्टी की जब से सरकार आई, उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब किसान, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक बच्चों को लगने लगा कि हमें जो संविधान में अधिकार मिला था उसको, हमको उसका फायदा मिल रहा है बड़े पैमाने पर। लोग, अच्छा आप बताइए,
अंग्रेजी का अनिवार्यता किसने खत्म की? अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने के पीछे नेताजी की एक मंशा थी कि गांव के अंदर जो प्राइमरी से पढ़ के आया है, जो ग्रामीण अंचल से पढ़कर आया है, निश्चित रूप से हो सकता है पहली बात तो अंग्रेजी का पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बड़े घरानों के बच्चों के आगे इंग्लिश की वजह से वो IAS PCS न बन सके, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी का अनिवार्यता तो क्या समाजवादी पार्टी के नेता लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? नहीं, मैंने इसका विरोध तो किया नहीं, मैंने इसकी बात तो कही नहीं, लेकिन उन वर्गों को भी, उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जिनके बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए थे। अब तो सभी लोग अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अच्छा आप बताओ, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लैपटॉप की शुरुआत किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, गांव में लैपटॉप की क्या जरूरत है? हमारे नेता ने जब तमाम योजनाएं जो दूर दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत थी, जब उसको लागू करने का प्रयास किया, तो यही भारतीय जनता पार्टी, दूसरे दल के लोगों ने कहा इसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन जब कोरोना आया तो आपने कोरोना में देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई दूरगामी सोच किसी की दिखी तो माननीय अखिलेश यादव जी की दिखी कि अगर उन्होंने उस समय लैपटॉप की व्यवस्था नहीं की होती तो शायद गांव में रहने वाले व्यक्ति जिनको ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत थी शायद वो नहीं मिल सकता था। आज सरकारें नकल तो नहीं कर रही है ना, मेट्रो कौन लाया? आप बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। आप नकल भी अकल से नहीं कर पा रहे हैं। सही बात तो यह है कि इस उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने विजन दिया तो समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी में जो 2012 से 2017 की सरकार थी, आज जितनी भी योजनाओं का लाभ दूसरे दल के लोग लेना चाहते हैं, हमें याद है आज लोग खाद्यान्न की बात करते हैं और कहते हैं हम साल में 2 बार देते हैं। यही बुंदेलखंड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बाढ़ का प्रकोप आया, सूखा पड़ा, तो उन्होंने जो खाद्यान्न वितरित किया उसमें दाल, घी, सारी वो सामग्रियां दी जो गरीब को रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? नेताजी, इस आपके इतने लंबे जवाब में मेरे 3 सवाल आए। फूड सिक्योरिटी बिल जब पारित हुआ था लोकसभा में, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत नहीं लागू किया था। वो जब इलेक्शन होना था विधानसभा का, तब उन्होंने लागू किया। पहली चीज, फूड सिक्योरिटी बिल से अगर इतने सहमत थे तो तुरंत लागू करना चाहिए था, मनमोहन सिंह सरकार ने जब इसको जो है पारित किया था। दूसरा, जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, अभी जातीय जनगणना होने के बाद प्रदेश की बहुत बड़ी बड़ी जातियां, जिसमें पटेल समाज है, यादव समाज है, कुशवाहा समाज है, ये सामान्य वर्ग में जाने की संभावना है, फिर आरक्षण कैसे मिलेगा? देखिए, विषय उत्तर प्रदेश देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। मैंने तो ये कहा, जाति जनगणना करा करके 100% आरक्षण की बात कही है। मैंने ये बात नहीं कही है। हमारे नेता की बात को आप स्पष्ट सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जाति जनगणना करा करके उत्तर प्रदेश के अंदर 100% आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर संख्या के आधार पर। तब भी प्रमोशन में आरक्षण का बिल जो है वो सपा नहीं फाड़ा था, ये बात बहुत कहते हैं बसपा वाले। देखिए, अब उस पे जाना नहीं चाहते जी, इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोरा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। तो अब तो भाजपा ने घोषित कर दिया कि वो जाति जनगणना कराएगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, केवल इस मुद्दे को टालना चाहती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने तो महिला बिल पार्लियामेंट के अंदर पास करा दिया, लागू नहीं कर पाएगी, न लागू करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी करना कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ एक काम के अलावा दंगा, हिंदू मुसलमान, जातियों में आपस में बांटना, धर्म के आधार पर समाज को लड़ाना, इसके अलावा सिर्फ कहती है, करती कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि दंगा ही नहीं हुआ हमारे शासनकाल में, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत मजबूत है। संदीप पटेल कितना सहमत? मेरे ख्याल से संदीप पटेल के सहमत होने का सवाल नहीं है जी। गांव की जनता जानती है कि पूरा प्रदेश जल रहा है। हर व्यक्ति इस बात से परेशान है, सड़क पर लोग निकलना नहीं चाहते। आज की तारीख में लोगों को आप छोड़ो, आप मुसलमानों को उनका त्योहार नहीं मनाने दे रहे हो, उनके जुलूस नहीं निकालने दे रहे हो। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का भी आप जुलूस नहीं निकालने देते, आप उस पर भी पाबंदी लगा रखे हो। आप जहां भी, अगर हम पीडीए समाज के लोग या जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश और समाज के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, जब उनके जयंती पर या उनके किसी परिनिर्वाण दिवस पर किसी कार्यक्रम को हम आगे लेकर बढ़ते हैं तो आप धारा 144 का बहाना देते हो। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी डरी है कि इस देश का गरीब, पिछड़ा, जो असहाय व्यक्ति है वो अपने इतिहास को जान चुका है, वो पढ़ लिख लिया है, वो पीडीए ताकतवर हो रहा है। पीडीए इतना ताकतवर हो। अच्छा, आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगाया,
माननीय अखिलेश जी ने जाति जनगणना का विषय उठा करके पीडीए बनाकर सिद्ध कर दिया ना कि हमारी लड़ाई पीडीए की है। हमारी लड़ाई उन वर्गों की है जिन वर्गों को लगातार लंबे समय से परेशान किया गया, सो दबाया गया, कुचला गया, परेशान किया गया। उन्हीं की लड़ाई को लेकर माननीय अखिलेश जी लड़ रहे हैं। उसमें हमारे निषाद समाज के लोग भी आते हैं, उसमें कुर्मी समाज के लोग भी आते हैं, उसमें राजभर समाज के लोग भी आते हैं, उसमें कुशवाहा समाज के लोग भी आते हैं, उसमें पासी बिरादरी के लोग भी आते हैं, सोनकर बिरादरी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे नेता ने जातियों के आधार पर समाज को नहीं बांटा, बट जातियों बटे हुए समाज को संगठित करके उनको सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने इस बात को कही कि जो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर डिवाइड एंड रूल का फार्मूला इस्तेमाल करती है, तो जब जाति जनगणना हो जाएगी, 100% आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेज समाजवादी पार्टी, आपको क्या लगता है कि कोई तीसरा फ्रंट नहीं जो है तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कि इन्हीं दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की राजनीति का अंतर आप देखिए। भाजपा एक तरफ ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, वो 85 और 15, 80 और 20 का नारा देती है, समाजवादी पार्टी भी यही नारा देती है। दोनों में फर्क क्या समझते हैं? फर्क केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है समाज को बांटने का। भारतीय जनता पार्टी 80 की बात करती है तो 80 को तो एक करने की बात करती है, समाज को बांटने का। इस देश के अंदर जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की बात करती है। समाजवादी पार्टी उस वर्ग की बात करती है जिसको लंबे समय से दबाया गया। समाजवादी पार्टी समाज को बांटने की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी उस गरीब वर्ग को, जिनको लंबे समय से हक अधिकार मिलना चाहिए, उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समाज में दंगा फैला करके, जाति धर्म के आधार पर समाज को बांट करके, लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट पैदा करके, लोगों को लड़ा करके, गरीब बना करके, अशिक्षित बना करके सत्ता करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वोट के आधार पर कभी नहीं जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी आयोग का इस्तेमाल करना बंद कर दे, प्रशासन का इस्तेमाल बंद कर दे, स्वच्छ साफ सुथरा चुनाव लड़ ले। उत्तर प्रदेश की 400 की 300 सीटों में से 400 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, अभी पिछले इलेक्शन में 2022 में जब आप विधायक बने, तो 4-5 ऐसे बड़े बड़े नेता, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी, ओपी राजभर भी, डॉक्टर पल्लवी पटेल भी और जगदेव कुशवाहा भी, सभी लोग तो सपा के साथ थे। फिर भी समाजवादी पार्टी 111 सीट ही जीत पाई। टोटल अपने गठबंधन में 126 सीट ही जीत पाई। तो हमारे नेता, तो बहुत दूर है। नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को भी सोचना दिया। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूं, अभी मैंने आपसे पहले कहा भी, भारतीय जनता पार्टी आयोग के दम पे, प्रशासन के दम पर लड़ना बंद कर दे। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर कई सीटें ऐसी हैं, सैकड़ों से ज्यादा सीटें हैं, जो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करके इन्होंने हराया। कई सीटें ऐसी हैं जो जीती हुई सीटों को जबरदस्ती प्रमाण पत्र छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको पूरे प्रदेश की जनता जानती है। वोट आज की तारीख में समाजवादी के साथ है, अखिलेश जी के साथ है। 2024 में आपने उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में देख लिया कि जब पब्लिक थोड़ी सी गुस्साई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ताकत दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे थे संविधान को बदलने के लिए, मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता का और आदरणीय अखिलेश जी का इस बात का आभार प्रकट करता हूं, गांव की तरफ से, जनपद की तरफ से, कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने संविधान को बचाने के लिए बिना किसी बात की चिंता किए हुए देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का फैसला लिया। और उनके पीडीए की विचारधारा ने, जो पीडीए का गठबंधन था, उसने उत्तर प्रदेश में देश में संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक दिया। अच्छा नेताजी, ये बताइए, संविधान बचाओ का नारा तो लोकसभा में बहुत चला, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उस समाजवादी पार्टी भी यही कहती है कि हाँ हमने इसका मुद्दा, आखिर मध्य प्रदेश में मुद्दा क्यों नहीं चल पाया, हिमाचल में क्यों नहीं चल पाया, उत्तराखंड में क्यों नहीं चल पाया, राजस्थान में क्यों नहीं चल पाया? राजस्थान में तो थोड़ा चल भी गया होगा, लेकिन इन प्रदेशों में, बिहार में नहीं चल पाया। आखिर वहां भी तो ये मुद्दे थे ना संविधान बचाओ के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गरीब बनाने में, अशिक्षित बनाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो चाहता है कि देश पर सत्ता आप तभी कर पाओगे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो बैकबोन आरएसएस है, उसने पूरी तरह से देश के अंदर शिक्षा को कोलैप्स कर दिया। आज आप वीसी को देख लो, आज आप देख लो प्राइमरी स्कूल मर्ज के, जिस गांव से गरीब का जब बच्चा पढ़ के आता था, उस स्कूल को आप बंद करने जा रहे हो। आपने सारी एग्जाम्स को आपने पैटर्न चेंज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से आरएसएस नहीं चाहती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, नहीं चाहती है कि लोग अपने मूल इतिहास को जाने, नहीं चाहती लोग। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि आप गरीब बने रहो, पूंजीपतियों पर निर्भर रहो और उनके सहारे जीवन जियो। समाजवादी पार्टी लगातार इनको शिक्षित करके, रोजगार दे करके समाज के मुख्य धारा में लाना चाहती है। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में झगड़ा है। हम
भारतीय जनता पार्टी से कि जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, अभी आपने कहा दूसरे स्टेट में नहीं चला, उत्तर प्रदेश में जनता को माननीय अखिलेश जी पर भरोसा है। हमें देखिए इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज देश की राजनीति में, आज देश के अंदर हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को इतने बड़े सांसद कभी नहीं मिले थे और इतना बड़ा वोट कभी नहीं मिला था जो माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में मिला। इसका मतलब है आज उनकी डिमांड सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश के दूसरे स्टेटों में है। हर स्टेट से उनके पास संदेश है कि आप हमारे स्टेट में आए, आप हमारे स्टेट में आए। और आप देखिएगा आने वाले समय में यही समाजवादी पार्टी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोक करके दिल्ली में झंडा गाड़ने का काम करेगी। अच्छा नेताजी, ये बताइए 2027 में जो चुनाव होगा उसके क्या मुद्दे होंगे? भाजपा तो ध्रुवीकरण करेगी और कास्टिज्म जो है वो आरोप लगाती है कि सपा कर रही है। बहरहाल आपने कहा कि नहीं, बांटने का काम तो भाजपा करती है। फिर मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? समाजवादी पार्टी का साफ मुद्दा है पीडीए का हक अधिकार, देश में जाति जनगणना हो न हो, उत्तर प्रदेश अपने खजाने से जाति जनगणना करा के सरकार, संख्या के आधार पर सबका हक अधिकार। अभी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा गांव की जो गरीब की जरूरत है, नौजवान की जरूरत है आउटसोर्सिंग बंद, आउटसोर्सिंग बंद होगी। नौजवान की जरूरत है परमानेंट पूरी नौकरी, वो पूरी नौकरी मिलेगी। अग्निवीर खत्म होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जो नौजवानों की जरूरत है, गांव के अंदर बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली को भेज दिया। किसान 5 रुपए 7 रुपए यूनिट तो बिजली के बिल दे नहीं पा रहा है, अब 12 रुपए 13 रुपए यूनिट बिजली बिल देने की तैयारी में हो। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार गांव के गरीब को बचाएगी, शिक्षा का मजबूत निःशुल्क शिक्षा देगी, निःशुल्क स्वास्थ्य पर। आप देखो उत्तर प्रदेश में कैंसर इंस्टीट्यूट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, इतना बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया कि अगर वो आज कैंसर इंस्टीट्यूट बना होता तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बंबई नहीं जाने की जरूरत पड़ती। उन्होंने रायबरेली में एम्स को जमीन दिया। गोरखपुर जहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां के अगर सबसे अच्छा किसी व्यक्ति ने इंतजाम किया तो माननीय अखिलेश। देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे श्रद्धेय नेताजी रहे हो चाहे अखिलेश जी रहे हो, हमेशा इनका शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गांव के अंदर हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोहिया आवास दिया। ये 1,20,000 रुपया देते हैं, जो पुरानी योजनाएं हैं। महंगाई कितना दौर बढ़ गया कि अगर ईमानदारी से आप अपने आत्मा पर प्रधानमंत्री आवास तो भाजपा सरकार ने भी दिया। नहीं, मैं इसको मना नहीं करता, ये तो एक पुरानी परंपरा योजनाएं हैं, कोई नई नाम बदल दिया जाता है। कभी इंदिरा गांधी आवास योजना हो जाएगा, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा, कभी ग्रामीण आवास योजना हो जाएगा। योजना पुरानी है बस, लेकिन रेट पैसा कितना बड़ा। आज आप अपने घर के अंदर अगर आप कमरा बनाना चाहो तो आप बना लोगे। आप पत्रकार हो, आप रात दिन घूमते हो, महंगाई का जो दौर है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया आवास दिया और उस वक्त 2012 से 17 में उन्होंने सिलेक्टेड लोगों को मिला ना, सबको कहाँ मिला? देखिए गरीब को मिला, सिलेक्टेड नहीं मिला। जो गांव के अंदर, जैसे बहुत से लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व बस नाम छूट जाता है, बहुत से लोग हैं जो बाद में, ये मुद्दा तो उठा था ना जब जो है लड़कियों को दिया जाता था कन्या विद्याधन, उसमें जो है कहा जाता था कि सपा भेदभाव कर रही है। तो सपा पर तो ये बहुत आरोप लगते थे। आज की तारीख में आप गाँव का सर्वे करा लो। हम बात अगड़ी पिछड़ी की नहीं करते, हम बेटियों की बात करते थे, हम बेरोजगार नौजवानों की बात करते थे। और आप कोई भी लिस्ट उठाकर देख लो, आप पत्रकार हो, मैं आपको कहता हूं इस बात को, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी जाति के आधार फैसला नहीं किया। पैदा तो माननीय अखिलेश यादव जी एक जाति में हुए, कोई आप एक जाति में हुए, अपनी जाति में हुआ, कोई एप्लीकेशन तो देता नहीं है। लेकिन नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने, खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब कलम से ताकर निर्णय लेने का मौका मिला तो उन्होंने जाति से उठ करके जरूरत के आधार पर फैसला किया। उनके कोई भी निर्णय आप उठा के देख लो। अच्छा आप बताओ, नेताजी ने हजारों विद्यालयों को एड दिया, क्या वो जानते थे किस स्कूल में किस जाति का आदमी पढ़ाता है? नहीं। क्या वो जानते थे कौन विद्यालय किस जाति का है? लेकिन उन्होंने एक कलम से हजारों विद्यालय को एड देने का काम किया, विभिन्न जातियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी ने तो कभी ऐसा काम किया नहीं। समाजवादी पार्टी, डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, ऐसे लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, जिन्होंने हमेशा समाज को समता मूलक समाज बनाने का प्रयास किया, गांव के गरीबों को सम्मान देने का प्रयास किया। हमारे नेता ने तो जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर कितना बड़ा योजनाएं चलाई। हमारे पार्टी के मोहन सिंह जी संस्थापक नेता थे, हमारे पार्टी के हर वर्ग के लोग। आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने तो कभी जाति के आधार पर काम ही नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने के लिए इस तरह का आरोप लगा। आपने अभी नाम लिया कि जो है मोहन देव सिंह थे, मुझे भी पता है। आजम खान भी संस्थापक नेता थे, आजकल बड़ा नाराज चल रहे हैं, इसका असर नहीं होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताती है
हमारे नेता उनकी वाइफ ने कहा कि हमें सपा से कोई जो उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने उनका लड़का जेल से आया तो अखिलेश जी से मिलने नहीं गया। नहीं तो आपने उनके बेटे का भी बयान तो सुना ही है ना, उस पर देखिए हमारे नेताओं का है। और मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा एक एक कार्यकर्ता लगातार इस बात की उम्मीद भी करता है, दुआएं भी करता है, और इस बात को लेकर दुखी भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने वास्तव में, आप एक कुंभ उठाकर देख लो, जो 2012-13 का कुंभ था उसके प्रभारी कौन थे? आजम साहब थे। हाँ, बिल्कुल। बताइए, एक छोटी सी दुर्घटना होने पर उन्होंने कितनी नैतिक जिम्मेदारी लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उससे कई गुना बड़ी दुर्घटना हुई, संख्या नहीं बता पाए, और जिम्मेदारी लेने कोई तैयार नहीं। बताइए, इतिहास में पहली बार इतिहास में जो हमारे महात्मा शंकराचार्य लोग शाही स्नान करते हैं, उनके साथ धोखा। आप बताओ, ये तो धर्म के नाम पर भी धोखा करते हैं, ये तो केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म को नहीं मानते, ये धर्म के नाम पर धोखा। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम उठाकर देख लेना, जो धर्म का आदर करता, कोई धर्म का आदर नहीं करता, ये केवल धर्म के नाम पर कहते हैं कि सनातन बचाने का हम ही काम कर रहे हैं। आप देख लो, उदाहरण देख लो ना। हम तो कहते हैं विनय कटियार जी ने आंदोलन चलाया था मंदिर का, पता रहता नहीं है उनका, क्यों? शूद्र समाज के थे इसलिए। जितने भी मंदिर के आंदोलन में, तो अडवाणी का भी नहीं पता है, जोशी का भी नहीं पता है। मैं तो अच्छा, देखिए, इसका असली लड़ाई किसने लड़ी? विनय कटियार जी ने ना, वो आपके उमा भारती जी ने ना, तमाम लोग थे जिन्होंने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो शूद्र थे तो इसलिए शायद उनको उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला, मेरे ख्याल से। तो मैं यहीं तक समझता हूँ। बाकी मैं मेजा पर आता हूँ। आप बताइए, मेजा की तब क्या समस्याएं थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे, और आज आप 4 साल से विधायक हैं, अब मेजा की क्या समस्या है? देखिए, मेजा पूरी तरह से आज भी पिछड़ा है। और कैसे पिछड़ा है? मेजा में तो हर 8वें घर में, हर 10वें घर, हर 4थे घर में, 5वें घर में सरकारी नौकरी वाले लोग हैं। देखिए, सरकारी नौकरी वाले लोग की अगर आप संख्या निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकारी नौकरियां जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब की है। हाँ, ठीक है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मेजा में कितने लोगों को नौकरी मिली है, ये आप भी सर्वे कर लो, और मैं भी जानता हूँ। तो कहीं नहीं मिली। हाँ। ठीक, नौकरी क्या मिली है? हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, उत्तर प्रदेश में जब बिजली के कारखाने लगाए तो एक NTPC 3 दिया था कारखाना, 2 कारखाने लगे, लेकिन उन कारखानों में आज शायद मेजा के लोगों को कितना रोजगार मिला है आप जानते हो। आउटसोर्सिंग पे देश के, दुनिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, और आउटसोर्सिंग के नाम पर लड़कों का शोषण हो रहा है। यही NTPC सोनभद्र में उसके जो सैलरी है उसका निस्तारण जो कि NTPC करती है, तो उसको उसी काम की जो सैलरी है वो ज्यादा मिलती है, और इसका निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार करती है, तो इसकी सैलरी उनसे कहीं इनसे 3 गुना ऊपर मिलती है, और इनको शायद तीसरा हिस्सा मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी ने रोजगार को डेवलप करने का पूरा प्रयास किया। आप बताओ, आप सरस्वती हाईटेक सिटी ले लो, इतना सुंदर शहर बसाने का काम किया। आज रज्जू भैया को मैंने पेपर में पढ़ा, मैं परसों गया भी था, विश्वविद्यालय ग्रेड नेक में एक मिला हुआ है, वो स्थापना उसकी किसने किया? सर, आप आज माननीय अखिलेश यादव जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसकी स्थापना किया, आज हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया। आज अगर वही योजनाएं आगे बढ़ी होती, अखिलेश जी की सरकार होती, तो मैं समझता हूं कि मेजा का भी और पूरे देश और प्रदेश का, खासतौर से जमुना। आज मेजा में क्या समस्या देखते हैं? मेजा में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने रामनगर में बच्चों का एक अलग से उन्होंने निर्माण करा अस्पताल में। उसके बाद हम विपक्ष के विधायक हैं, अगर हम इस बात को चैनल के माध्यम से कहेंगे तो शायद अतिशयोक्त नहीं होगी। पहली बार हम लोगों ने देखा, हम लोग पहले नेताजी का जमाना देखे थे, माननीय अखिलेश जी का जमाना देखे थे, कि विपक्ष के लोग भी जब सरकार के सामने जाते थे तो सरकारें उनकी बात सुनती थी। आज की तारीख में हमारी तो आप छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गलियारों में खड़े होते हैं, कहीं अलग मिलते हैं, तो रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, वर्तमान जो सरकार के मंत्री हैं, वो पूरी तरह से प्रदेश को अधिकारी चलाते हैं, और नेता पूर्व, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे किसी भी दल के नेता हो, सब पर किसी को विश्वास नहीं रह गया। मैं समझता हूं कि सरकार ने
किसी भी क्षेत्र को डेवलपमेंट के नाम पर कोई नहीं। हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी के हम लोगों को विधानसभा में घोषणा की गई कि नाबार्ड से 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ की योजनाएं हर विधानसभा को दी जाएगी। हमने कम से कम 3 बार लगातार इस बात को उठाया विधानसभा में, आज तक 1 किलोमीटर हमको पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं दी गई। क्या भेदभाव करती है भाई? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है। इन्होंने त्वरित का पैसा अपने विधानसभा के अंदर अनाउंस किया, लेकिन इन्होंने भाजपा के विधायक सांसद को दे दिया, विपक्ष के लोगों को 1 रुपया नहीं दिया। इतना छोड़ो, भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि जिसके क्षेत्र में जिस भी विभाग से कोई भी काम होगा उस पे उस विधानसभा के विधायक का बोर्ड जरूर लगाया जाएगा। मेरे विधानसभा में तो मेरा जो बोर्ड लगता है, मैं विधायक निधि से काम कराता हूं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ देते हैं। ऐसा भी बिल्कुल तोड़ देते हैं। हमने हमारे विधानसभा में देखा लगा हुआ है, हरिया में तो लगा हुआ है। मेरे ख्याल से तो मेरी विधानसभा में आप जानते ही हो हमारी विधानसभा के बारे में, आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। हमारी विधानसभा के बिल्कुल स्थितियां अलग हैं, लेकिन मैं अपनी विधानसभा के खासतौर से पीडीए के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आपके विधानसभा की एक सबसे बड़ी जो समस्या है, सिरसा से हड़िया को जोड़ने वाला पुल गंगा जी पर, इसके लिए संदीप पटेल ने क्या प्रयास किया? आप मेरे ख्याल से अगर जब आप विधानसभा की कार्रवाई उठाएंगे तो जब मैं पहली बार विधानसभा के अंदर घुसा और जब बजट पास हुआ, तो जब बजट भाषण में समाजवादी पार्टी ने मुझे अपनी तरफ से मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए, तो मैंने पहली मांग सिरसा पुल की उठाई है। और मेरी इच्छा कल भी थी, आज भी है। बहरहाल उन्होंने सीतामढ़ी जोड़ने के लिए, अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से या दूसरे चैनलों के माध्यम से मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए मांडा से कोई पुल की घोषणा उन्होंने की है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि उसकी तो आवश्यकता थी ही। उसके लिए निश्चित रूप से अगर वो बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके पहले डिप्टी सीएम जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने सिरसा पुल की कई बार शिलान्यास किया, पूजा पाठ किया। चुनाव लड़ने के पहले, अब दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गई हैं, उन्होंने वहां पर पूजा भी कराया। कई बार उन्होंने ऐसा काम किया। करछना के लोगों की अपनी डिमांड है, लेकिन मेरे ख्याल से उस पुल की आवश्यकता थी। लेकिन अभी भी दोनों मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच में मध्य में आज भी अभी एक पुल बनाने की आवश्यकता है। अगर उसको सिरसा परानीपुर से बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि अच्छा विकास होगा। अच्छा नेताजी, मेजा में एक कताई मिल है जिसके बारे में बंद पड़ी, हमने सुना तो बिक भी गई है। आखिर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि अगर कताई मिल पुनः चालू होती तो लोगों को रोजगार मिलता है? इसके लिए आपने क्या किया? मैं इसके बारे में भी आपसे बताना चाहता हूँ कि आप कताई मिल है तो एक्चुअली मेजा तहसील में, लेकिन विधानसभा कुराओं लगता है। अच्छा, लेकिन आप विधानसभा कुराओं के विधायक, माननीय विधायक जी भी विधायक हैं। हाँ, बात करूंगा मैं उनसे। मैं विधायक हूँ। कताई मिल की पहली बार जैसे मैं विधायक बन के गया, तो जैसे मैंने सिरसा पुल की बात उठाई, मैंने छतवा घाट से लेकर आपके डेंगुरपुर तक मैंने ये भी उठाई कि पूरे जमुना पार दूरांचल मतलब कुराओं के किनारे किनारे तक के लोग घाट पर मिट्टी लेके आते हैं। पक्के घाट बनाने की बात मैंने उठाई। लेकिन आप उठा के देखिएगा, कताई मिल के लिए मैं विधानसभा में लड़ा। मैंने उसको चलाने की बात कही, जिनका पैसा रुका हुआ उनको पैसा दिलाने की बात कही। कताई मिल के लोगों ने मेजा तहसील में धरना दिया, उस धरने में मैं शामिल हुआ। उनके ज्ञापन को मैंने लिख करके मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया। मेरी कल भी लड़ाई इस बात की थी, क्योंकि हम समाजवादी लोग तो रोजगार की बात करते हैं, हम एनटीपीसी दे सकते हैं। आपको लगता है कि आप विपक्ष के विधायक हैं इसलिए आपकी बात सुनी नहीं जा रही? हमको नहीं, पूरे प्रदेश को लगता है अच्छा कि आज विपक्ष के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि उसी जनता से चुनाव जीत के हम आए हैं, जिससे मुख्यमंत्री जी जीत करके आए हैं, जिससे अन्य मंत्री जीत करके गए हैं, उन्हीं जनता के बीच से जीत करके हम लोग भी गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं देखी करती है। सर, मेजा का जो विपक्ष है या मेजा के जो एंटी लीडर हैं, उनका आरोप है, पहला आरोप उनका ये है कि विधायक निधि का पैसा विधायक की 80% जो है सोलर लाइट में लगाते हैं। शायद जानकारी उनको नहीं है। सोलर निधि, सोलर लाइट भी गांव की आवश्यकता है। रात में गांव में जब लाइट चली जाती है तो बड़े पैमाने पर चोरी छिनैती गांव के अंदर होती है। हमारी बहन बेटियां शाम को भी घर से निकलती हैं, तो उसके जरूरत को देखते हुए जो सार्वजनिक स्थल थे वहाँ सोलर लाइट भी लगाई गई है, हाई मास्क लाइटें भी लगाई गई हैं, सड़कें भी बनाई गई हैं। स्कूल में जो गाँव के बच्चे हैं, जैसे आज आप बताओ शहर के अंदर हमारे बच्चे, एक बच्चा एसी गाड़ी में बैठ करके एसी स्कूल में जाता है, और जहाँ उसको पढ़ने के लिए जनरेटर में बढ़िया एसी चलती पड़ता है। बिल्कुल। वहीं गांव का बच्चा, तो गांव के अंदर जो हमारे नौजवान
पढ़ लिख कर रोजगार नहीं पाए। उन्होंने किसी तरह से इंतजाम करके स्कूल चलाने का मन बनाया, अपनी शिक्षा का उपयोग करने का मन बनाया, लेकिन अगर संसाधनों के अभाव में उन स्कूलों में गर्मी का महीना है, पता चला लाइट नहीं है, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं लगा है, तो अगर उन स्कूलों को मैंने सोलर पैनल दे करके अगर उनको मैंने पानी लाइट की व्यवस्था कराई तो कोई गुनाह तो किया नहीं। अगर मैंने गांव के स्कूल में बच्चों को ठंडा पानी देने के लिए वाटर कूलर दिया तो मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं। और इसके अलावा जो गांव की जरूरत है सड़कों की, मैं समझता हूं कई किलोमीटर, अब चूंकि अगर आप नाम जानना चाहें तो मैं नाम भी आपको बता सकता उस पर वो है मेरा, मैं नाम बता सकता हूँ कम से कम। हाँ, एक सवाल सड़कों पर है। इसके पहले में एक आरोप और लगाया है लोगों ने जी, ये क्या कहते हैं, स्मृति द्वार आपने बनाया जी, और कहते हैं कि 2-2.5 लाख में बनता है और 12 लाख रुपए बजट पास किया गया, ये कहाँ तक सही विषय न मेरा बजट पास करने का है और न मैं ठेकेदार हूँ। बजट पास करती है सरकार, काम करते हैं दूसरे लोग। मैंने तो स्मृति द्वार इसलिए बनाया कि स्मृति द्वार हमारे महापुरुषों का इतिहास बताता है। कांसी राम के नाम पर आपने स्मृति द्वार बनाया और जो है दलित बस्तियों की सड़कें नहीं बनी, ऐसा कहा जाता है। नहीं, जो कहने वाले लोग हैं वो गलत हैं। इसलिए गलत हैं कि मैंने दलित बस्तियों की सड़क बनाई है। आप चले जाइए पटखौली, दलित बस्ती पासी बिरादरी की बस्ती है, वहां मैंने सड़क बनाया। आप चले जाइए विशेनपुर, कई गांव ऐसे मैं बताऊंगा दलित बस्तियों में जहां मैंने अपनी विधायक निधि से सड़क बनाई है, और जो नहीं बनी है वो आगे बनने की प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है, हम मेजा विधानसभा के विधायक हैं, खासतौर से मेजा में, मैं आप मेरी लिस्ट उठा के देख लेना, कम से कम आरोप तो मेरे ऊपर तमाम लगते हैं, लेकिन मेजा विधानसभा में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो न मेरी पार्टी के हैं, न इन्होंने मुझको वोट दिया, लेकिन इलाज के लिए मैंने उनके लिए चिट्ठियां लिखी और उनके इलाज की व्यवस्था कराने का काम किया। ऐसा नहीं है, मैं पूरे क्षेत्र का विधायक हूं, मैं पूरे क्षेत्र के लिए काम करता हूं, मैं जाति और धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेता। ये अलग बात है कि जो हमने महापुरुषों के गेट बनाए उस मेरा इतिहास पुरुष है, उन्होंने मुझे दिया। अच्छा आप बताओ, अगर आज संविधान नहीं होता तो मैं विधायक होता? मेजा जैसी धरती से तो विधायक नहीं हो सकता था। तो अगर मैंने बाबा साहब के नाम पर द्वार बनाया, ये लोग आरोप लगाने वाले लोग ये नहीं कहते कि उसी गेट को खड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के स्मृति द्वार को रामनगर चिरैया मोड़ से उखड़वाने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन पीडीए के लोगों ने अपने इतिहास को बचाने का काम किया। और पूरे मैंने राजा बिजली पासी जी का द्वार बनाया। आप चले जाओ, आज पूरे क्षेत्र के अंदर अपने इतिहास को जब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके आदर्शों पर चलते हैं उनके गेट लगाए जाते हैं, उस पर आपत्ति नहीं होती है। हम जब बहुजन महापुरुषों के गेट लगाते हैं जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज को आगे बढ़ने का मौका दिया, तो उस पर लोगों को तो उनकी और भी तो आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं पे काम हो रहा है, उनकी पूरी आवश्यकताओं पे काम हो रहा है। अच्छा, विधायक निधि से आपने क्या काम करवाए होंगे, कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। मैंने तो कह दिया, विधायक निधि से मैंने सड़कें बनवाई, विधायक निधि से मैंने स्कूल में सोलर पैनल का इंतजाम कराया। हमने केवल वही नहीं, आप चले शीतला मंदिर पे, वहां भी मैंने ठंडा पानी का व्यवस्था कराया। आप चले मंडी में, वहां भी मैंने ठंडे पानी का व्यवस्था कराया, वाटर कूलर दिया। आप चले रामनगर के अंदर, वहां भी मैंने वाटर कूलर का इंतजाम कराया। आप चले जाइए भारतगंज में, क्या कहते हैं, वहां भी मैंने वाटर कूलर का इंतजाम कराया। इतना ही नहीं, मांडा में आप चले जाइए, जो इनका अभी हमने जो टीचर्स अध्यापकों का एक ऑफिस है जहां बैठते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं उसको, बीआरसी पर मैंने वाटर कूलर का इंतजाम कराया। मैं तो जो गांव की जरूरत है उस हिसाब, मैंने अभी मेजा के लिए लगातार प्रयास किया कि अगर जमीन मिल जाए तो मैं मेजा के चौराहे पर कहीं अगल बगल शौचालय बनवा दूं, लेकिन जमीन ही नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तो मैं मेजा के लिए जितना संभव सकता। नेताजी, लोग मेजा से अक्सर खबरें आती हैं, हमारे ग्रुप में भी आती रहती हैं। कुछ लोग जितना असंतोष, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो जितना जो है आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ लिखते हैं, उतना जो है ना तो समाजवादी पार्टी के विधायक बिजमा यादव के खिलाफ लिखा जाता है, ना तो जो है गीता पासी के खिलाफ लिखा जाता है, ना तो जो है क्या कहते हैं कि ये हाकिम लाल बिंद के खिलाफ। मेरे ख्याल से आपको जानकारी नहीं है, वो समाजवादी के लोग ही नहीं है। अच्छा, वो समाजवादी के लोग ही नहीं है, वो सब फर्जी लोग हैं। अगर समाजवादी के लोग, ऐसा कुछ लोग होंगे तो आप हमें जानकारी देंगे तो हम जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे क्या समाजवादी लोग हैं ये कि नहीं है। अच्छा, चलिए, अभी मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, कई पोस्टर आपके वायरल हुए,
करछना विधानसभा से भी लोगों ने पोस्टर वायरल किया। ये अनुमान लगाया जाने लगा कि संदीप पटेल अगला विधानसभा चुनाव करछना से लड़ेंगे। कितना से? नहीं, करछना से आपने पोस्टर देखा, शायद मेजा से आपने 3-4 जगह का पोस्टर नहीं देखा। नहीं, मेजा भी तो लगे हैं, लेकिन वो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, तो दैट इज गुड। करछना में क्या? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, हम मेजा ही नहीं करछना में भी जाते हैं। हम अभी कल हमने और हमारी पूरी पार्टी ने, अब इस बात को आप कहिए कि भीम आर्मी पार्टी का झगड़ा था, भीम आर्मी पार्टी ने आंदोलन किया था, लेकिन कल डॉक्टर मान सिंह यादव, मैं जिलाध्यक्ष और मेरी पूरी समाजवादी पार्टी जिले के अधिकारियों से मिल करके हम लोगों ने उसलिए भी चर्चा किया कि अगर उसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो दोषी नहीं है उस पर कार्रवाई न की जाए, तो क्या इसको आप जोड़ देंगे कि हम करछना चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम 12 में कोई भी घटना घटती है, 12 से तो आप लड़े ही थे, 12 तो आपका विधानसभा नहीं, वो रिजर्व है, मैं वहां लड़ नहीं सकता। अब नहीं लड़ सकते। तो मैं 12 अगर किसी पार्टी के कार्यक्रम में जाता हूँ तो क्या मैं 12 चुनाव लड़ूंगा? या मैं कुराव किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो क्या मैं कुराव से चुनाव लड़ूंगा? लड़ना न लड़ना, ये तो तब आप करते थे जब लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं, आज भी जाता हूँ। आज आप, इसका मतलब आप मेरी सोशल आईडी से नहीं जुड़े हैं। नहीं, अगर आप जुड़े होंगे तो आप देखते होंगे कि मैं जमुना पार की, खासतौर से मैं तो जनपद में जाता हूँ। मेरा सवाल छोटा सा, अगला चुनाव संदीप पटेल करछना से लड़ेंगे या जो है मेजा से? ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। चुनाव लड़ाएंगे या हमसे और कोई काम लेंगे, हम एक सामान्य कार्यकर्ता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उत्तर प्रदेश के सदन में जाएंगे, लेकिन हम और मेरा पूरा परिवार और मेरे लोग, और खासतौर से जमुना पार के पीडीए समाज के लोग माननीय अखिलेश जी के इस बात के लिए आभारी हैं कि किसान परिवार में, मिडिल क्लास परिवार में पैदा होने, मेरा राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे बाबा जी, मेरे परिवार से मेरे बाबा जी उत्तर प्रदेश में की सदन के सदस्य रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय चौधरी चरण सिंह साहब के सरकार में वो मंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। हमें माननीय अखिलेश जी ने टिकट दे करके मेजा जैसी धरती से उत्तर प्रदेश में विधायक बना के भेजा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और अपने नेता के हर निर्णयों का अक्षरशः पालन करूंगा। अगर मुझे लड़ाएंगे तो भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का मिशन सिर्फ एक है, पीडीए का विकास माननीय अखिलेश यादव के हाथ में हो सकता है। और अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं। बाकी सारे निर्णय हमारे नेता पर निर्भर हैं, जैसा निर्णय लेंगे हम उसका पूरा स्वागत करेंगे। अब तो क्या कहते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन भी है समाजवादी पार्टी का, नहीं तो कभी कहा जाता था कि कुछ बड़े नेताओं को तो संदीप पटेल ने किनारे कर दिया, आज उनसे आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्या लगता है? मेरी राजनीति में कोई लड़ाई नहीं होती है। कांग्रेस को यमुना पार में सीटें अगर करछना मिल गई, कोरांव मिल गई, 12 मिल गई, तो संदीप पटेल क्या हो? मेरा कोई निर्णय इस पे नहीं है, सारे निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैं। हम तो अपने नेता के लिए काम करते हैं, आज भी हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी को रोकने का प्रयास करेगा या समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम करेगा तो हमारे उसके संबंध तो अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम झगड़ा राजनीति में होता भी नहीं है। हम नेता, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया, कांग्रेस के सिंबल को वोट देना है, हम लोगों ने कांग्रेस का सांसद बनाया और उत्तर जमुना पार में सबसे ज्यादा वोट से हमारी विधानसभा जीत करके पार्टी आई। देखने में तो 18,000 आपको करछना लगता है, 17,000 कुछ वोट मेजा लगता है, लेकिन संख्या के आधार पर करछना विधानसभा में वोट ज्यादा है। मेजा विधानसभा में, जमुना पार की 5 विधानसभा है, वो कम वोट होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा लीड मेजा विधानसभा ने दिया, जहां का मैं विधायक था। तो हम तो ईमानदारी से, आपके मेजा छोड़ने की क्यों चर्चा हो? मैं कभी नहीं चर्चा हुई, मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैंने तो आपसे एक बात बता दिया, सारे निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। अब कोई चर्चा क्यों करता है, वो चर्चा करने, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि जो चर्चाएं आपके पास आती हैं वो चर्चाएं कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति नहीं करता, वो चर्चाएं किसी दूसरे दल के लोग करते होंगे। और मैं अभी भी आपको विश्वास, अच्छा, भाजपा चाहती है कि आप हट जाएं वहां से? अभी तो भाजपा के लोगों से आप पूछिएगा। भाजपा के लोग तो चाहते हैं कि हम जमुना पार में चुनाव ही न लड़े। अच्छा, भाजपा के लोगों को मुझसे किस बात का खतरा लगता है ये तो भाजपा के लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि मेजा वाले कहते हैं करछना चले जाइए। पटेल वोट ग्लोबलाइज कर लेते हैं, सपा को दिलवा देते हैं, तो खतरा नहीं नहीं, केवल मैं पटेल वोट की बात तो करता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अच्छा आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे समाज को 10 टिकट दिया, कुर्मी बिरादरी को 10 टिकट देकर उत्तर प्रदेश में सम्मान बढ़ाया। तो आप बताइए, पटेल समाज, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को नेता क्यों नहीं मानेगा?
उन्होंने मौर्य समाज को 6 टिकट दे करके उत्तर प्रदेश में सम्मान बढ़ाया, तो मौर्य समाज उन्हें नेता क्यों नहीं मानेगा? बिंद समाज को उन्होंने रमेश बिंद को टिकट दे करके, बिंद समाज को 6 टिकट दे करके उन्होंने जो है बिंद निषाद को दे करके आगे बढ़ाया, उन्हें नेता क्यों नहीं मानेगा? तब काहे बात आप राजभर चले गए और डॉक्टर पल्लवी पटेल से इतना विरोधाभास होगा महाराज? मेरे ख्याल से ये सब राष्ट्रीय निर्णय हैं। चलिए के अपने दल में उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आगे मेजा के लिए संदीप पटेल क्या काम करना चाहते हैं? मैं बड़ी उम्मीदें लेकर के विधानसभा में गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वास्थ्य का अच्छा इंतजाम करेंगे, हम पुल बनवाएंगे, सड़कों का अच्छा इंतजाम करेंगे और शिक्षा का अच्छा से अच्छा इंतजाम करेंगे। साथ में जो एनटीपीसी कोलार में बनी या जमुना पार में बनी उसका विस्तार कराएंगे। अभी आपको एक बात और बताना चाहता हूं, शायद स्लिप कर गया। मैं विधानसभा में जब खड़ा हुआ तो मैंने आपसे बताया ना कि सिरसा पुल से लेकर कताई मिल से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का मैंने ध्यान और आकर्षित कराया था कि एनटीपीसी में माननीय अखिलेश जी जब जमीन अधिग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने सरप्लस जमीन अधिग्रहण कराई थी। वहां पर जमीन आज भी जो प्लांट लगा है उससे ज्यादा उसी क्षमता का एक प्लांट लगाने की और जगह है, जो मैंने विधानसभा में खड़े होकर के उत्तर प्रदेश सरकार को ये अवगत कराया था कि वहां पर जमीन सरप्लस है। आज वहां रेलवे लाइन भी बिछ गई है, पानी का भी पर्याप्त इंतजाम है, तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो हाँ एक बड़ा सा कारखाना और लगा सकती है। फिर वो लगाए ना लगाए, जब समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारी विधानसभा सहित हमारे जमुना पार के नौजवानों को रोजगार के लिए जनपद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बात का हम अपने क्षेत्र को विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, जो कि माननीय अखिलेश जी का आप भी लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो रोजगार नौजवानों के हित में लिया है, गांव के हित में लिया है। बाकी चुनाव के पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जब लोग देखेंगे उसको तो लगेगा कि अगर वास्तव में किसी का विजन है। देखिए हम लोगों ने 300 यूनिट बिजली की बात कही थी, आज अगर 300 यूनिट बिजली माफ होती, 300 यूनिट बिजली का मतलब जानते हैं 2100 रुपया महीना गरीब को सरकार के योगदान मिलता। कुछ लोग तो चला ही नहीं पाते, 300 यूनिट बच जाती है। लेकिन हमारे रास्ते देखने का अगर गांव में गरीब को निःशुल्क शिक्षा दे दिया जाए, निःशुल्क दवाई दे दिया जाए, पानी मुफ्त कर दिया जाए, बिजली मुफ्त कर दिया जाए और रोजगार दे दिया जाए, तो गांव का विकास इतना तेजी से होगा कि शहर के लोग गांव की तरफ रहने का प्रयास शुरू कर देंगे। ये विजन था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो ये भी कहा स्मार्ट गांव भी बनने चाहिए, जैसे स्मार्ट शहर बन रहे हैं उसी तरह से स्मार्ट गांव बनाए जाने चाहिए। तो हमारे विजन तो क्लियर है, लेकिन अभी है कि वक्त है, बहुत समय नहीं रह गया। मुफ्त देने पर फिर और खर्चे कैसे होंगे, विकास का काम कैसे होगा? इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार हमारी थी तो आपने ये देखा होगा कि उत्तर प्रदेश घाटे में नहीं था, सरप्लस था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में तो कुछ है ही नहीं है। तनख्वाह, स्कूल बंद क्यों किया गया कि सरकारी नौकरी ना देनी पड़े, सरकारी फैक्ट्रियां बेच दी गई। आप बताइए जितना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन, मैं तो सोचता बाप रे बाप, शायद आजादी के बाद इतिहास में इतना अच्छा विजन किसी का नहीं होगा। जो माननीय विधायक जी, मेरे 2 सवाल और। 2027 में क्या देखते हैं, किसकी सरकार बनेगी? 2027 में 2024 ने तय कर दिया कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और पीडीए पूरी तरह से लामबंद है और पीडीए ने मन बना लिया है और केवल तारीख का इंतजार कर रहा है कि कितनी जल्दी वो तारीख आए कि हम साइकिल के बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विकास के लिए तैयार करें। प्रयागराज जनपद में 12 विधानसभाएं हैं, पिछली बार आपके 4 विधायक बने थे। 2027 में कितने विधायक जीतने की उम्मीद है? 2027 में जिस तरह से पीडीए तैयार है, मैं उत्तर जनपद प्रयागराज की 12 सीट जीत करके हम लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, मेरा फायर राउंड है। फायर राउंड में मैं नेता का नाम लूंगा, जो आपके समझ में आएगा उनके बारे में आप बोल दीजिए। योगी आदित्यनाथ। नेता कहाँ है? फिर क्या है, सीएम है? मेरे ख्याल से एक्सीडेंटल है। अच्छा, राहुल गांधी। एक विचारधारा है और उनका एक विजन है, लेकिन जो देश के लोग हैं अभी उनको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से उनका संघर्ष है। कुंवर रेवती रमन। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके इतनी ऊंचाई हासिल की, उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। केशव प्रसाद मौर्य। मैं समझता हूँ उनका कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है, वो हमेशा तिकड़म की राजनीति से आए हैं। वो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जाति चेहरा है, कोई नेता नहीं है, और जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग कर रही है। ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी निश्चित रूप से योग्य हैं। जो बंगाल जैसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी घुसने नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से उनका काम अच्छा होगा, तो वह बंगाल के लोग उनको लगातार मौका दे रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी निश्चित रूप से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहती हैं और उसके लिए वो संघर्ष कर रही हैं। आशीष पटेल, कोई उनका राजनीतिक संघर्ष नहीं है। वो तो डॉक्टर साहब ने की विरासत को समाज में केवल उपयोग करने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई अभी तक जब से सरकार में शामिल है ऐसा कोई काम नहीं किया जो समाज के लिए अच्छा संदेश है। अखिलेश यादव, उन्होंने तो चाहते तो राजनीति के अलावा दुनिया की बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवा का मन बनाया और आज पीडीए बना करके 2012 से 2017 की सरकार की चर्चा आज भी सरकार को लोग याद करते हैं, और लोगों को अगर किसी से उम्मीद है तो सिर्फ अखिलेश यादव से। अच्छा, यमुना पार का अब तक का सबसे सफल एमपी आप किसको मानते हैं? अभी तक के सबसे सफल एमपीओ में से कुंवर तिरुमणी रहे। कौन होते हैं? सबसे सफल मुख्यमंत्री आप जो है प्रदेश का किसको मानते हैं? श्रद्धेय नेताजी। श्रद्धेय नेताजी तो आपके दो हो गए, अखिलेश को भी मानते हैं, मुलायम सिंह जी को भी मानते हैं। सबसे सफल सीएम कौन? श्रद्धेय नेताजी, और अखिलेश जी को भी इसलिए मानते हैं कि अखिलेश जी ने भी नेताजी के जो रुके हुए काम थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए, लास्ट में मेजा की जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं मेजा की जनता से ही कहना चाहता हूँ कि पीडीए के साथियों ने बड़ी उम्मीद लेकर के जिस ईमानदारी से हमें विधायक बनाया, मैं आज भी निरंतर प्रयास करता हूँ उनके सुख दुख में शामिल होने का, उनके सम्मान को बचाने का। मैं निरंतर रात दिन प्रयास करता हूँ कि उनके साथ कोई इस तरह की दुर्घटना न होने पाए। मैं उनके साथ खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ और मन से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में, चूँकि जो हालात भारतीय जनता पार्टी की है, जिस तरह से आरक्षण खत्म हो रहा है, जिस तरह से संविधान खतरे में है, जिस तरह से नौकरियां खतरे में हैं, अब तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया कि अगर नौजवान पढ़ लिख करके किसी तरह से परीक्षा पास भी कर रहा है तो उसको नॉट फॉर सुटेबल के नाम पर जो बाहर कर दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों से निकलने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश में खासतौर से पीडीए समाज का भला कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। इसलिए मैं मेजा की जनता से अपील करूंगा कि पुनः आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करें। चलिए विधायक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मेजा से विधायक संदीप सिंह पटेल हमारे साथ में थे और आपने बताया कि मेजा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। 2027 में अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका दावा है कि प्रयागराज की 12 विधानसभा में 12 आप जीतेंगे। हालांकि क्या होगा 2027 चुनाव बताएगा। हम आगे फिर आपको जो है संदीप पटेल जी से मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।